हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं पेपर 026824 का एनालिसिस। पेपर 824 आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल, सवाल संख्या 76। अब हमें मिला है ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि का एक प्रश्न, तो पढ़ते हैं। द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ हिज सर्वेंट्स हैड ब्रोकन द जग। वाक्य में निसंदेह एरर यहां है, हु नहीं विच होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, यदि किसी समूह में से, किसी ग्रुप में से कौन सा का अर्थ हो तो हु नहीं विच का प्रयोग करते हैं। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, द मास्टर डिड नॉट नो विच ऑफ हिज सर्वेंट्स हैड ब्रोकन द जग। स्वामी को या मालिक को पता नहीं था उसके सर्वेंट्स या नौकरों में से किसने जग को तोड़ा था। हमारा करेक्शन खंड बी में है, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77, फिर से वही निर्देश है, ग्रामेटिकल एरर का पता लगाएं, तो पढ़ते हैं। Since his arrival in India, he has been visited a large number of villages to acquire first-hand knowledge of rural India. वाक्य में निसंदेह एरर यहां है, ये बीन यहां नहीं होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, वाक्य एक्टिव वॉइस का है, ना कि पैसिव वॉइस का। सब्जेक्ट जो ही है उसने खुद ने विजिट किया है अनुभव पाने के लिए, तो सब्जेक्ट और डूअर एक ही है, वॉइस होना चाहिए था एक्टिव, दिया गया था पैसिव। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, सिंस हिज अराइवल इन इंडिया। अराइवल का अर्थ है आगमन। भारत में उसके आगमन से लेकर, मीन्स जब से वो भारत में आया। He has visited a large number of villages. A large number of का अर्थ है बहुत सारे। उसने बहुत सारे गांवों की यात्रा की है, विजिट किया है। टू अक्वायर, अक्वायर का अर्थ है अर्जित करना। फर्स्ट हैंड का अर्थ है डायरेक्ट एंड पर्सनल, यानी प्रत्यक्ष व व्यक्तिगत। फर्स्ट हैंड नॉलेज, ज्ञान ऑफ रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत का। हमारा करेक्शन खंड बी में है, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78, अब की बार मिला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक प्रश्न, तो पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज एंड देयर कल्चर्स। सोसाइटीज है समाज और कल्चर्स है संस्कृतियां। विभिन्न समाजों व उनकी संस्कृतियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, एथनोलॉजी। एथनोलॉजी को हिंदी में कहते हैं मानव जाति विज्ञान या मानव जाति अध्ययन। तो किसी मानव जाति, किसी समाज या उसकी संस्कृति आदि के अध्ययन को कहते हैं एथनोलॉजी। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए, जीनियोलॉजी का अर्थ है वंशावली। किसी परिवार या किन्हीं परिवारों के वंश क्रम के अध्ययन को कहते हैं जीनियोलॉजी। इंग्लिश में इसका सिनोनिम हो सकता है लीनिएज। ऑप्शन बी, ग्राफोलॉजी एक अच्छा शब्द है। ग्राफोलॉजी का अर्थ होता है हस्तलेख अध्ययन या हस्तलेख विज्ञान। हस्तलेख के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने की विधि को कहते हैं ग्राफोलॉजी। और अंतिम ऑप्शन एंथोलॉजी का अर्थ है कोई कहानी या काव्य संग्रह, यानी कविताओं या कहानियों के संग्रह को कहते हैं एंथोलॉजी। हमारा आंसर ऑप्शन सी, एथनोलॉजी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79, फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है, तो पढ़ते हैं। सर्कुलर बिल्डिंग और अ हॉल विथ अ डोम। डोम का अर्थ होता है कोई गुंबज। तो कोई वृत्ताकार या गोल बिल्डिंग या जिसमें एक गुंबज हो, उसे कहते हैं रोटंड। उच्चारण है रोटंड। ये है कोई वृत्ताकार बिल्डिंग या गुंबजदार बिल्डिंग। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए, एडिफिस एक बहुत अच्छा शब्द है जिसका अर्थ होता है कोई प्रभावशाली बड़ी बिल्डिंग। तो कोई विशाल प्रभावशाली बिल्डिंग या भवन या निर्माण को कहेंगे एडिफिस। पैलेस है महल। और अंतिम ऑप्शन डी, बान एक बहुत अच्छा शब्द है। इसका अर्थ है अनाज घर। ऐसी बिल्डिंग, ऐसी इमारत जिसमें आप अपना अनाज या फिर अपने पशुओं के लिए चारा आदि इकट्ठा करते हैं, उसे कहते हैं बान। हिंदी में अनाज घर या फिर खलिहान। हमारा आंसर ऑप्शन सी, रोटंडा ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80, निर्देश है प्रश्न शब्द का सिनोनिम या पर्यायवाची बताएं, तो पढ़ते हैं। प्रश्न शब्द है प्लकेट, जिसका अर्थ होता है किसी को शांत करना, तुष्ट करना या राजी करना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, मॉलिफाई। मॉलिफाई
और प्लकेट का एक ही अर्थ है, शांत करना, राजी करना, तुष्ट करना, मनाना। इसके लिए एक बेहतरीन सिनोनिम हो सकता है पैसिफाई। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए, पैसिफिस्ट का अर्थ है युद्ध विरोधी व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो सिद्धांततः युद्ध का विरोधी हो उसे कहते हैं पैसिफिस्ट। तो युद्ध विरोधी व्यक्ति या शांतिवादी। अबेट का अर्थ है किसी चीज की तीव्रता में कमी लाना या तीव्रता कम करना। और अंतिम ऑप्शन सी, एंटेगनाइज का अर्थ है किसी को नाराज करना, बुरा मनवाना। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन सी मॉलिफाई ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81, फिर से सिनोनिम या पर्यायवाची बताने का निर्देश है, तो पढ़ते हैं। प्रश्न शब्द है अब्लिवियन, जिसका अर्थ होता है भुलाए जाने की स्थिति। एक ऐसी स्थिति जिसमें लोग आपको भूल गए हैं, अब आप लोगों की स्मृति में नहीं है। तो विस्मृत होने की या भुलाए जाने की स्थिति को कहते हैं अब्लिवियन। हमारा आंसर बेशक ऑप्शन ए, ऑब्सक्योरिटी ही हो सकता है। शब्द ऑब्सक्योरिटी का अर्थ है बहुत कम जाने जाने की स्थिति या लगभग गुमनामी की स्थिति। जहां आपको बहुत कम लोग जानते हैं या कोई नहीं जानता, आप गुमनामी में रह रहे हैं या बहुत कम आपकी पहचान है, तो वो स्थिति हुई ऑब्सक्योरिटी। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन बी, इन्फ्लुएंस का अर्थ होता है प्रभाव। प्रिटेंशन है आडंबर या दिखावा। और फेम का अर्थ है प्रसिद्धि। हमारा आंसर ऑप्शन ए, ऑब्सक्योरिटी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82, अब की बार निर्देश है एंटोनिम या विलोम शब्द बताएं, तो पढ़ते हैं। प्रश्न शब्द है स्प्लेंडर, जिसका अर्थ होता है वैभव या शान। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑर्डिनरीनेस। ऑर्डिनरीनेस का अर्थ होता है साधारणपन। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए, मैग्निफिसेंस, एक बहुत अच्छा शब्द है। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द का उच्चारण है मैग्निफिसेंस। दो खंडों में कहें, पहले मैग फिर निफिसेंस। तो मैग्निफिसेंस का अर्थ है वैभव, शान। शब्द मैग्निफिसेंस मूलतः प्रश्न शब्द का सिनोनिम है, जबकि हमसे पूछा गया है एंटोनिम। एडमिरेशन का अर्थ होता है सराहना और रैप्चर का अर्थ है प्रसन्नता, डिलाइट या हैप्पीनेस। हमारा आंसर ऑप्शन डी, ऑर्डिनरीनेस ही रहेगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है एंटोनिम या विलोम शब्द। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83, फिर से एंटोनिम बताने का निर्देश है, तो पढ़ते हैं। शब्द इनजेन्युइटी का अर्थ होता है कुशाग्रता या तीव्र बुद्धि का होना। तो चतुराई, कुशाग्रता या फिर नई और आविष्कारात्मक सोच जो होती है उसे कहते हैं इनजेन्युइटी। तो इंग्लिश में क्लेवरनेस। हमें चाहिए एंटोनिम। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टुपिडिटी। स्टुपिडिटी का अर्थ है मूर्खता, फूलिशनेस। तो चतुराई या कुशाग्रता या आविष्कारात्मक बुद्धि का उल्टा हुआ मूर्खता। अन्य ऑप्शंस में क्लमजी का अर्थ होता है बेढंगा या अशिष्ट। बेढंगा या अशिष्ट या अकुशल। तो इंग्लिश में इसके लिए एक सिनोनिम हो सकता है अनस्किलफुल या अनस्किल्ड। तो अकुशल या बेढंगा। क्लेवरनेस तो प्रश्न शब्द का सिनोनिम है। चतुराई, चातुर्य, कुशाग्रता। और ऑप्शन सी, क्रूअल्टी का अर्थ है बेरहमी या निर्दयता। हमारा आंसर ऑप्शन डी, स्टुपिडिटी ही रहेगा, क्योंकि हमसे विलोम शब्द एंटोनिम पूछा गया था। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84, निर्देश है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताएं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग पूरी तरह से सही है। बेशक हमारा आंसर ऑप्शन ए ही हो सकता है। शब्द है ह्यूमेन। विद्यार्थी ध्यान दें, ह्यूमेन शब्द ह्यूमन की मिस स्पेलिंग नहीं है, ये एक अन्य शब्द है। ह्यूमेन का अर्थ है दयालु, काइंड और सिंपैथेटिक। अगर आप सहिष्णु हैं, सहानुभूति रखते हैं, दयालु हैं, तो फिर आप एक रहमदिल या ह्यूमेन व्यक्ति हैं। ऐसा व्यवहार है तो ह्यूमेन ट्रीटमेंट है। अन्य ऑप्शंस में शब्द ह्यूमरस की स्पेलिंग में यहां एरर है, HUMO होना चाहिए था। ह्यूमरस का अर्थ है हास्यपूर्ण या विनोदपूर्ण। शब्द हलाबलू में यहां 2 नहीं 1 L होना चाहिए था। हलाबलू का अर्थ है हंगामा या फिर शोर शराबा, कोलाहल। इंग्लिश में कमोशन, डिसऑर्डर, अप्रोर। और शब्द हरिकेन की स्पेलिंग में अंत में IN नहीं
HURRICANE होना चाहिए था, सही स्पेलिंग होगी HURRICANE। शब्द हरिकेन का अर्थ है समुद्री तूफान या चक्रवात, इसका एक सिनोनिम हो सकता है साइक्लोन। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा, क्योंकि अन्य सभी शब्दों की स्पेलिंग में कोई ना कोई एरर है और पूरी तरह से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सिर्फ ए है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85, निर्देश दी गई इडियम या मुहावरे का अर्थ बताएं, तो पढ़ते हैं। टू करी फेवर विथ समबडी। टू करी फेवर विथ समबडी का अर्थ होता है किसी की चापलूसी करना और चापलूसी के माध्यम से फायदा उठाने का प्रयास करना। तो फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए किसी की चापलूसी करना। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है, टू ट्राई टू गेन समवन्स अप्रूवल थ्रू फ्लैटरी। फ्लैटरी का अर्थ है चापलूसी। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए कहता है टू क्रिटिसाइज समवन ओपनली, किसी को खुल करके किसी की आलोचना करना, नहीं। सी कहता है टू इग्नोर समवन डिलिबरेटली। डिलिबरेटली का अर्थ है जानबूझकर, जानबूझकर किसी को इग्नोर या नजरअंदाज करना, भी नहीं। टू चैलेंज समवन्स अथॉरिटी। अथॉरिटी का अर्थ है अधिसत्ता, पद की शक्ति, तो किसी की अथॉरिटी को चुनौती देना, भी नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86, फिर से एक इडियम या मुहावरा मिला है जिसका अर्थ बताना है, तो पढ़ते हैं। टू वॉश वंस डर्टी लिनेन इन पब्लिक। टू वॉश वंस डर्टी लिनेन इन पब्लिक का अर्थ है अपने निजी बातों को सार्वजनिक करना, सब लोगों के सामने उसको लाना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, टू टॉक अबाउट पर्सनल मैटर्स इन पब्लिक। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है टू हिंट एट समथिंग इन पासिंग। इन पासिंग का अर्थ है बातचीत में या बातों बातों में, बातों बातों में किसी चीज का इशारा देना, नहीं। सी कहता है टू वॉश वंस डर्टी क्लोथ्स एट पब्लिक प्लेसेस और एट अ पब्लिक प्लेस, जैसी भी स्थिति हो, किसी खुले स्थान पर या खुले स्थानों पर अपने गंदे कपड़े धोना, नहीं। डी कहता है टू राइज फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पोजीशन, एक मामूली स्थिति से ऊपर उठना, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87, अब की बार मिला है फिल इन द ब्लैंक का एक प्रश्न, तो पढ़ते हैं। दिस प्रॉब्लम डैश अ लॉट ऑफ थिंकिंग। दिस प्रॉब्लम कॉल्स फॉर। विद्यार्थी ध्यान दें, कॉल फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी चीज की आवश्यकता या मांग करना। तो दिस प्रॉब्लम कॉल्स फॉर अ लॉट ऑफ थिंकिंग का अर्थ हुआ ये जो समस्या है ये मांग करती है, ये रिक्वायर करती है या ऐसी नीड उत्पन्न करती है कि इसके बारे में विचार किया जाए। अन्य फ्रेजल वर्ब्स पर भी एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन बी कम अक्रॉस का अर्थ है संयोग से मिलना। कॉल ऑफ का अर्थ है किसी चीज को या किसी योजना को, किसी मीटिंग को, किसी मैच आदि को रद्द करना। अगर कोई मैच कॉल ऑफ हो गया है तो रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। और लुक फॉर आप जानते हैं किसी चीज को ढूंढना, तलाश करना। हमारा आंसर ऑप्शन ए कॉल्स फॉर ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88, फिर से फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, तो पढ़ते हैं। द अर्स्टवाइल किंग ऑफ रायपुर। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द है अर्स्टवाइल जिसका अर्थ होता है भूतपूर्व, जो अभी नहीं है। आजाद भारत में राजा रानी नहीं होते, पर किसी पूर्व राजघराने की बात हो रही होगी। तो द अर्स्टवाइल किंग ऑफ रायपुर, रायपुर के पुराने जो राजा या पूर्व नरेश, डैश लिविंग इन द अंबा पैलेस फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, हैज बीन लिविंग। वाक्य में हैज बीन को लगाकर हैज बीन को फिर से पढ़ते हैं। द अर्स्टवाइल किंग ऑफ रायपुर हैज बीन लिविंग इन द अंबा पैलेस फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। विद्यार्थी ध्यान दें, फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स समय की अवधि है, हमें चाहिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैज बीन लगाइए, अर्थ हुआ कि रायपुर के पूर्व नरेश जो हैं वो कई वर्षों से, अ नंबर ऑफ का अर्थ है सेवरल, कई वर्षों से अंबा पैलेस में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। अन्य ऑप्शंस में इज लिविंग नहीं हो सकता, हमें समय की अवधि मिली है तो कंटिन्यूअस नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। वॉज लिविंग भी नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89, निर्देश है वाक्य में एक अंडरलाइन सेगमेंट या रेखांकित खंड है, इसे रिप्लेस करें सही ऑप्शन से, तो पढ़ते हैं। Because the enemy had a reputation for engaging in sneak attacks। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द रेप्यूटेशन का अर्थ है आपकी इमेज या ख्याति, जिस
तरह से आपको देखा जाता है। फॉर इंगेजिंग इन यानी किसी चीज में लिप्त होना, स्नेक अटैक का अर्थ है घात लगाकर चुपके से किए गए हमले, इंग्लिश में एम्बुश कहते हैं। तो क्योंकि जो दुश्मन था उसकी ख्याति थी कि वो छुप कर घात लगाकर हमले करता था, वी वर फ्रीक्वेंटली ऑन दी अलर्ट। ऑन दी अलर्ट यानी चौकन्ने, हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंटली नहीं कॉन्स्टेंटली। चूंकि दुश्मन की आदत थी छिपके अचानक हमले करता था, घात लगाता था, इसलिए वी वर कॉन्स्टेंटली यानी सतत रूप से, लगातार, निरंतर रूप से हम अलर्ट रहते थे, ना कि फ्रीक्वेंटली जिसका अर्थ है अक्सर। चूंकि दुश्मन की ऐसी इमेज थी तो हमेशा, नित्य या निरंतर रूप से अलर्ट रहने की आवश्यकता होगी। अन्य ऑप्शंस में अकेशनली का अर्थ है कभी कभी, समटाइम्स, और इनएविटेबली का अर्थ है अटल रूप से या फिर अनअवॉइडेबली। हमारा आंसर ऑप्शन सी कॉन्स्टेंटली होगा, जो कि अंडरलाइन शब्द फ्रीक्वेंटली या बार बार होने वाले को रिप्लेस करेगा। कॉन्स्टेंटली है नियमित रूप से या नित्य रूप से। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90, फिर से वही निर्देश है, अंडरलाइन सेगमेंट को रिप्लेस करें तो पढ़ते हैं। Those were the days when we will all go out together. Go out together का अर्थ है बाहर जाना। Those were the days, विद्यार्थी ध्यान दे, बात भूतकालिक है तो we will नहीं would होना चाहिए था। भूतकालिक आदत या नियमित व्यवहार के लिए would का प्रयोग किया जाता है। करेक्शन के बाद वाक्य हुआ those were the days, वो दिन थे जब, when we will नहीं, when we would all यानी हम सारे लोग, go out together हम साथ बाहर जाया करते थे। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, would all go रिप्लेस करेगा will all go को। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। will all go out बिल्कुल नहीं, will be going out नहीं, वाक्य भूतकालिक था इसलिए would के अलावा कोई ऑप्शन सही नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91 में निर्देश है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताएं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग गलत है। बेशक हमारा आंसर ऑप्शन बी ही हो सकता है। शब्द सॉवरेंटी की स्पेलिंग में ये आई नहीं होना चाहिए था। सही स्पेलिंग होगी SOVEREIGNTY। शब्द सॉवरेंटी का अर्थ होता है संप्रभुता, सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति या पूर्ण स्वतंत्रता को कहते हैं संप्रभुता हिंदी में, इंग्लिश में सॉवरेंटी। टी के पूर्व आई नहीं होना चाहिए था। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए लेजिस्लेट का अर्थ होता है कानून बनाना या विधान बनाना। ग्रीवेंस का अर्थ है कोई दुख, तकलीफ या आपको जो कष्ट है तो शिकायत या तकलीफ कहलाती है ग्रीवेंस। और रंबशियस का अर्थ है शोरपूर्ण, कोलाहलपूर्ण, इंग्लिश में नॉइजी, राउडी या अपरोरियस। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा क्योंकि अन्य सभी शब्द करेक्टली स्पेल्ड हैं, उनकी स्पेलिंग सही है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92 में हमें अब की बार मिला है डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य जिसे हम बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो पढ़ते हैं। माई अंकल सेड कोट अनकोट जस्ट माई लक आई हैव मिस्ड द बस अगेन। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले देखें वाक्य के प्रकार को और विशेष नजर रखें रिपोर्टिंग वर्ब पर। रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड क्लॉज में दिए गए वाक्य का प्रकार है एक्सक्लेमेटरी वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। जस्ट माई लक, मेरी किस्मत, तो शायद अंकल ने कहा मेरी किस्मत खराब है। आई हैव मिस्ड द बस अगेन, हाँ किस्मत खराब है, फिर से बस छूट गई। जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड क्लॉज में दिए गए टेंस को बदलना होगा। आई हैव मिस्ड हो जाएगा ही हैड मिस्ड, और चूंकि किस्मत खराब है तो एक्सक्लेमेटरी वाक्य है, सेड बदल जाएगा एक्सक्लेम्ड में। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। माई अंकल एक्सक्लेम्ड, मेरे अंकल ने विस्मय से कहा that he was unlucky. Just my luck means I am unlucky. Indirect speech में हो गया he was unlucky as, चूंकि I have missed हो गया he had missed the bus again, फिर से उनसे बस छूट गई। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें तो उनकी भी समीक्षा कर लेते हैं। ऑप्शन बी कहता है my uncle said he was unlucky as he was lucky as he had missed, lucky नहीं unlucky होना चाहिए था। सी कहता है my uncle exclaimed that he is नहीं was होना चाहिए था। डी कहता है माई अंकल आस्ट, बिल्कुल नहीं।
इंटेरोगेटिव नहीं एक्सक्लेमेटरी वाक्य था। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93, अब की बार मिला है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का एक प्रश्न जिसे हल करने के तरीके से आप बखूबी वाकिफ हैं। दिए गए सेगमेंट्स को जैसे दिया है वैसे पढ़ें, उसके उपरांत इन्हें लॉजिकली रीअरेंज करें, तार्किक रूप से रीअरेंज करें। तो पढ़ते हैं। She started the Udaipur based organization Shikshantar to create a space for self-directed learning called unschooling. उसने शुरू की उदयपुर बेस्ड एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन शिक्षांतर। उस ऑर्गेनाइजेशन या संस्था का नाम था शिक्षांतर। टू क्रिएट अ स्पेस की जगह तैयार की जाए, जगह अथवा परिवेश माहौल तैयार किया जाए फॉर सेल्फ डायरेक्टेड आत्मनिर्देशित लर्निंग कॉल्ड अनस्कूलिंग। विद्यार्थी ध्यान दें, अनस्कूलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप स्कूल में जाकर नियत पाठ्यक्रम के हिसाब से नहीं सीखते। विद्यार्थी या जो बच्चा है वो परिस्थितियों के हिसाब से, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से प्रैक्टिकल तौर पर चीजों को सीखता है। तो जैसी जरूरत होगी, जितनी जरूरत होगी, जब जरूरत होगी, उस विषय की उतनी पढ़ाई की जाए। तो वो आत्मनिर्देशित लर्निंग के तरीके को कहा गया है अनस्कूलिंग। क्यों कहता है? इट ऑल्सो ऑर्गेनाइजेस वीक लॉन्ग कैंप्स। वो ऑर्गेनाइज करते हैं, आयोजित करते हैं वीक लॉन्ग कैंप्स, हफ्ते की अवधि वाले कैंप्स, where children involve themselves in local communities and interact with other kids who do not attend school. वहां बच्चे जो हैं वो किसमें इन्वॉल्व होते हैं? इन्वॉल्व है शामिल होना इन लोकल कम्युनिटीज, जो स्थानीय समुदाय हैं उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं। एंड इंटरेक्ट विथ अदर किड्स। इंटरेक्ट का अर्थ है बातचीत करना, लोगों के संपर्क में आना। विथ अदर किड्स हु डू नॉट अटेंड स्कूल। निधि जैन हैज बीन एन अनस्कूलिंग पेरेंट फॉर ओवर 2 decades। विद्यार्थी ध्यान दें, डिकेड का अर्थ है 10 वर्षों का समय या दशक। तो निधि जैन जो है वो एक अनस्कूलिंग पेरेंट रही हैं 2 दशकों से भी अधिक से। The organization arranges everything from internship in filmmaking to cooking for unschooled kids। ये जो ऑर्गेनाइजेशन या संस्था है ये अरेंजेस का अर्थ है अरेंज करती है, व्यवस्था करती है हर चीज की। फ्रॉम इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप का अर्थ है प्रशिक्षु अवधि या प्रशिक्षण की अवधि, इंग्लिश में अप्रेंटिसशिप, एक प्रकार की ट्रेनिंग। इन फिल्म मेकिंग टू कुकिंग, फिल्म मेकिंग से लेके कुकिंग तक फॉर अनस्कूल्ड किड्स, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते या अनस्कूलिंग करते हैं। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कोई निधि जैन नाम की महिला है, स्वयं एक माता है, पेरेंट है, और वो अपने उनका अनुभव जो है अनस्कूलिंग का 20 वर्षों से अधिक का है और वो क्या काम करती रहती हैं इस विषय में है। तो हमारे पास जो 2 बेहतरीन लिंक्स हैं वो है RP तथा SQ। सबसे पहले निसंदेह इंट्रोडक्टरी सेगमेंट होगा R, जहां इन महिला का नाम, इनका इंट्रोडक्शन दिया गया है। निधि जैन हैज बीन एन अनस्कूलिंग पेरेंट फॉर ओवर 2 decades, 20 वर्षों से भी अधिक से। R के उपरांत होगा खंड P। शी स्टार्टेड, शी प्रोनाउन है निधि जैन के लिए, स्टार्टेड द उदयपुर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन शिक्षांतर टू क्रिएट ए स्पेस फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कॉल्ड अनस्कूलिंग। P के उपरांत होगा खंड S। एस कहता है द ऑर्गेनाइजेशन अरेंजेस, जो शिक्षांतर है वो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन अरेंजेस एवरीथिंग फ्रॉम इंटर्नशिप्स इन फिल्म मेकिंग टू कुकिंग फॉर अनस्कूल्ड किड्स। और अंतिम खंड मात्र क्यों ही हो सकता है। इट ऑल्सो, ऑल्सो का अर्थ है दूसरी चीज। तो इंटर्नशिप जैसे फिल्म मेकिंग से लेके कुकिंग तक हर प्रकार की इंटर्नशिप या ट्रेनिंग की व्यवस्था करती है। इट ऑल्सो ऑर्गेनाइजेस, ऑल्सो मीन्स एक अन्य बात, और क्या करती है साथ में, कैंप्स ऑर्गेनाइज करती है वीक लॉन्ग, वेयर चिल्ड्रन इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन लोकल कम्युनिटीज एंड इंटरेक्ट विद अदर किड्स हु डू नॉट अटेंड स्कूल। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हूं सबसे पहले सेगमेंट R, उसके उपरांत P, उसके उपरांत S तथा Q। हमारा आंसर ऑप्शन D RP SQ ही हो सकता है, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 94 फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न है, तो पढ़ते हैं।
Some used cars may have been involved in accidents or restored after serious damage. Used cars का अर्थ है पुरानी कार्स या सेकेंड हैंड कार्स. may have been involved, involved होता है किसी चीज में शामिल होना, हो सकता है वो उनका एक्सीडेंट्स हो चुका हो. एक्सीडेंट में शामिल होने का अर्थ है हो सकता है उन कार्स का एक्सीडेंट हुआ हो कभी, और रीस्टोर्ड या फिर उनको रीस्टोर किया गया हो, उनकी मरम्मत आती की गई हो. आफ्टर सीरियस डैमेज, भारी या गंभीर नुकसान के उपरांत. बिफोर बाइंग अ यूज्ड कार इट इज इंपॉर्टेंट टू नो एवरीथिंग देयर इज टू नो अबाउट. किसी यूज्ड कार या पुरानी या सेकेंड हैंड कार को खरीदने से पूर्व महत्वपूर्ण है कि आप उसके विषय में हर चीज जाने जो जानने योग्य है. इफ द कार इंजन इज क्लीन, अगर कार का इंजन जो है वो क्लीन है, साफ है, इट्स अ गुड साइन, ये अच्छा चिन्ह है, अच्छा लक्षण है. आस्क फॉर अ टेस्ट ड्राइव नेवरदलेस, फिर भी टेस्ट ड्राइव की मांग करें. नेवरदलेस का अर्थ है तथापि, फिर भी. इतना हो कि अगर इंजन साफ है, अच्छा साइन है, अच्छा लक्षण है, फिर भी इतना होने पर भी टेस्ट ड्राइव की मांग अवश्य करें. नेवरदलेस का अर्थ है तथापि या फिर भी. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू एग्जामिन द कार्स इंजन फॉर एनी फ्लूइड लीक्स. फ्लूइड है कोई तरल द्रव, किसी प्रकार का कोई ऑयल आदि. और यह भी इंपॉर्टेंट है कि आप जांच करें, परीक्षण करें कार के इंजन की कि किसी प्रकार के फ्लूइड या द्रव का कोई लीकेज तो नहीं है, कहीं से कोई ऑयल आदि तो नहीं टपकता. इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि अगर आप एक यूज्ड या पुरानी कार खरीदना चाहते हैं तो किन सावधानियों को आपको रखना चाहिए. हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं QPS और फिर अंतिम खंड हो R. सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेगमेंट या खंड होगा Q. बिफोर बाइंग अ यूज्ड कार इट इज इंपॉर्टेंट टू नो एवरीथिंग देयर इज टू नो अबाउट इट. किसी पुरानी कार को खरीदने से पहले महत्वपूर्ण है आप जाने जो भी इसके बारे में जानने योग्य है. उसके उपरांत होगा खंड P. Some used cars may have been involved in accidents or restored after serious damage. कुछ कार्स का हो सकता है एक्सीडेंट हो चुका हो या फिर उनकी गंभीर डैमेज के बाद रिपेयर की गई हो, उनको रिस्टोर किया गया हो. P के उपरांत होगा खंड S. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो का अर्थ है दूसरी चीज, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जामिन करें कार के इंजन को फॉर एनी फ्लूइड लीक्स, कहीं कोई लीकेज तो नहीं है उसके इंजन में. और एस के उपरांत मात्र खंड आर ही हो सकता है. इफ द इंजन इज क्लीन, देखिए एग्जामिन किया आपने इंजन को, इफ द इंजन इज क्लीन, अगर एग्जामिनेशन पे पाया आपने कि इंजन साफ है, इट्स अ गुड साइन. आस्क फॉर ए टेस्ट ड्राइव नेवरदलेस, फिर भी आप टेस्ट ड्राइव की मांग तो अवश्य करें क्योंकि आप पुरानी कार खरीद रहे हैं. हमारा आंसर वो सेगमेंट होगा जो हमें देता हो सबसे पहले खंड Q, उसके उपरांत P, S तथा R. इसी क्रम में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन C QPSR ही हो सकता है. आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 95 आपकी बार मिला है एक्टिव वॉइस का एक वाक्य जिसे हम बदलेंगे पैसिव वॉइस में. तो पढ़ते हैं. डू नॉट बाई मेडिसिन विदाउट अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन. बाई का अर्थ है खरीदना, मेडिसिन से दवाइयां, प्रिस्क्रिप्शन का अर्थ है पर्चा. वाक्य का अर्थ हुआ बिना डॉक्टर के पर्चे के दवाइयां ना खरीदें. डू नॉट बाई मेडिसिन विदाउट अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन. पैसिव वॉइस में बदलने से पूर्व हमेशा ऐसे वाक्यों के प्रकार और वाक्य के टेंस पर विशेष ध्यान दें. दिए गए वाक्य का टेंस है सिंपल प्रेजेंट डू नॉट बाई और दिए गए वाक्य का प्रकार है इंपेरेटिव. ऐसे वाक्य जो कि आदेश, अनुरोध या सुझाव के वाक्य हों. चूंकि हमें एक सुझाव दिया जा रहा है डॉक्टर के पर्चे के बिना दवाइयां ना खरीदें, ये इंपेरेटिव वाक्य है. जब हम इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट मेडिसिन है ये नया सब्जेक्ट होगा, इसके साथ शुड बी या फिर नेगेटिव होने के कारण शुड नॉट बी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. याद रखें ये सुझावात्मक वाक्य है और नेगेटिव है तो शुड नॉट बी और फिर वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है. मेडिसिन शुड नॉट बी नेगेटिव वाक्य है, सलाह जो है वो नकारात्मक है. शुड नॉट बी बाई की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी बॉट विदाउट अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन. बिना डॉक्टर के पर्चे के दवाइयां नहीं खरीदी जानी चाहिए. एक बार पुनः पढ़ लेते हैं. मेडिसिन शुड नॉट बी बॉट विदाउट अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन.
अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर ना करें, तो उन पर भी एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन बी कहता है मेडिसिन्स नीड नॉट बी बॉट, बिल्कुल नहीं, सुझावात्मक वाक्य था, शुड नॉट बी होना चाहिए था, नीड नॉट भी नहीं। सी कहता है माइट नॉट बी बॉट, बिल्कुल गलत। और डी मेडिसिन्स कैन नॉट बी भी गलत। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए अंतिम 5 प्रश्न। अंतिम 5 प्रश्नों के लिए हमें मिला है क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय, जिसे हल करने के तरीके से आप परिचित हैं। दिए गए पैसेज को जैसे दिया है वैसे पढ़ें, उसके उपरांत इसे हल करें। यदि समय अपर्याप्त या नाकाफी हो तो आधा पैसेज पढ़ें, उसके उपरांत उसे हल करें, और हमेशा याद रखें ब्लैंक्स के आगे तक पढ़ें। तो बढ़ते हैं। Perhaps India should listen to her dash sages without who taught the importance dash balance। विद्यार्थी ध्यान दें, perhaps का अर्थ है शायद, इंडिया भारत should listen उसको सुनना चाहिए, to her याद रखें कंट्री को अक्सर हम स्त्रीलिंग मानते हैं, तो हर यहां इंडिया के लिए आया है। सेजेस का अर्थ है साधु संत ऋषि मुनि ज्ञानी लोग, हु टॉट जिन्होंने पढ़ाया सिखाया। द इंपॉर्टेंस डैश बैलेंस, बैलेंस का अर्थ है संतुलन। दिस मीन्स वी शुड बी डैश नॉट टू टेक एनीथिंग टू फार, टू फार का अर्थ है बहुत ज्यादा दूर। डैश बी टू रेडिकल, रेडिकल का अर्थ है अतिवादी या कट्टरपंथी। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि भारत को यानी भारत के लोगों को अपने पुराने ऋषियों के, अपने संतों के ज्ञान को सुनना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए और किस प्रकार अपने जीवन को चलाना चाहिए, इस विषय में ये पैसेज है। तो अब हम इसे हल कर सकते हैं। फिर से पढ़ते हैं। परहैप्स शायद इंडिया शुड लिसन भारत को सुनना चाहिए, टू हर डैश सेजेस, हर एंशिएंट सेजेस। एंशिएंट का अर्थ है प्राचीन। भारत को सुनना चाहिए अपने प्राचीन ऋषि मुनियों या संतों को, उनकी वाणी को। आगे बढ़ने से पूर्व अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। एक्सटिंक्ट का अर्थ है विलुप्त, वाइप्ड आउट, जो अब विलुप्त है, अस्तित्व में नहीं है। इनिशियल है शुरुआती, और अंतिम ऑप्शन अनकूथ, एक बहुत अच्छा शब्द है। अनकूथ का अर्थ है गंवार, असभ्य, अशिष्ट, बुअरिश। हमारा आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंशिएंट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः पढ़ते हैं। Perhaps India should listen to her ancient sages who taught, जिन्होंने सिखाया the importance of balance, जिन्होंने क्या सिखाया? The importance of balance, संतुलन के महत्व को सिखाया। अन्य ऑप्शंस में importance for, in, by बिल्कुल नहीं, किसी चीज का महत्व है, of के अलावा अन्य कोई preposition नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हुए who taught the importance of balance, this means we should be dash not to take, we should be careful। इसका अर्थ है हमें सावधान होना चाहिए, not to take anything too far। चूंकि संतुलन के महत्व को सिखाया उन्होंने, इसका अर्थ है हमें सावधान होना चाहिए। केयरफुल का अर्थ है सावधान, चौकन्ना, सतर्क, कि हम सावधान रहें कि किसी भी चीज को बहुत दूर ना ले जाएं, संतुलन में रखें, अति की तरफ ना जाएं। अन्य ऑप्शंस में केयरलेस का अर्थ है लापरवाह, केयर फ्री का अर्थ है निश्चिंत या बेफिक्र या बेपरवाह। अगर आप निश्चिंत हैं, मस्त है, तो केयर फ्री है, और लापरवाह है तो केयरलेस। जबकि केयर टेकर का अर्थ है देखभाल करने वाला, इंग्लिश में कस्टोडियन। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन बी केयरफुल ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए वी शुड बी केयरफुल नॉट टू टेक एनीथिंग टू फार और बी टू रेडिकल। हम किसी भी चीज को बहुत दूर ना ले जाएं, संतुलन में रखें, और अथवा बी टू रेडिकल। रेडिकल का अर्थ है अतिवादी, कट्टरपंथी। अगर आप एक रेडिकल या व्यक्ति हैं तो एक कट्टरपंथी अतिवादी व्यक्ति हैं, आपकी सोच जो है वो एक्सट्रीमिस्ट किस्म की है। तो हम किसी भी चीज को बहुत दूर ना ले जाएं, अति की ओर ना ले जाएं, और बी टू रेडिकल और बहुत अतिवादी या फिर कट्टरपंथी ना हो जाए। अन्य ऑप्शंस में बिसाइड्स का अर्थ है के अतिरिक्त या के अलावा। बिसाइड्स जैसे बिसाइड्स मनी यानी पैसे के अतिरिक्त या पैसे के अलावा। अदरवाइज का अर्थ है अन्यथा, और सो आप जानते हैं, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी और ही रहेगा, अर्थ है अथवा। आगे बढ़ते हुए अंतिम प्रश्न। और बी टू रेडिकल द डैश रिजल्ट्स ऑफ वेंचरिंग टू फार, द अनफॉर्चुनेट रिजल्ट्स। अनफॉर्चुनेट है दुर्भाग्यपूर्ण, जो दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम है ऑफ वेंचरिंग टू फार। वेंचरिंग का अर्थ है किसी और कदम बढ़ाना या किसी और जाना। किसी
दी अनफॉर्चुनेट रिजल्ट्स ऑफ वेंचरिंग टू फार, अगर आप किसी दिशा में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएं, अपने कदम बहुत आगे ले जाएं, तो उसका जो दुर्भाग्यपूर्ण, अनफॉर्चुनेट का अर्थ है दुर्भाग्यपूर्ण, अनलकी, जो उसका दुर्भाग्यपूर्ण या अनफॉर्चुनेट परिणाम होंगे आर ऑब्वियस, ये आप देख सकते हैं स्पष्टतः, ऑब्वियस है स्पष्ट, इन दी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल है पर्यावरणीय, डिग्रेडेशन है पतन, किसी एक दिशा में अति करना या उसमें बहुत आगे बढ़ने के जो बुरे प्रभाव है वो स्पष्टतः देखे जा सकते हैं पर्यावरण के पतन में। एक बार पुनः पढ़ लेते हैं, दी अनफॉर्चुनेट रिजल्ट्स, जो दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम है, और वेंचरिंग टू फार आर ऑब्वियस इन दी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण के पतन में ये जो परिणाम है ये बिल्कुल स्पष्ट दिखते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। फॉर्चुनेट का अर्थ है लकी या सौभाग्यपूर्ण, इनडिफरेंट का अर्थ है तटस्थ या उदासीन, और अंतिम ऑप्शन परोकियल एक बेहतरीन शब्द है जिसका अर्थ होता है संकीर्ण सोच वाला या नैरो माइंडेड। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन ए अनफॉर्चुनेट ही रहेगा। सो ये था आपका एनालिसिस पेपर 824 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे असर के लिए वीडियो को फिर से देखें, वीडियो में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें, वीडियो में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें, और बहुत बेहतर होगा इन शब्दों, इन इडियम्स का इस्तेमाल अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।